अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट में दिया था हमने, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, पहला केमिकल रिएक्शन क्या था? सी। हाँ, तो लिख दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हाँ, सेकेंड हाँ, नेक्स्ट क्या? हाँ हाँ ठीक है, क्या है ये, कौन सा टाइप? तो लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके गुड। नंबर 2 लिख दीजिए। तो सेकेंड इसका और पार्ट तो कोई लिखे, बात पे छोड़ दो, और पार्ट को जाके लिखिए। वहां से शुरू किया, प्रशांत आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन से फर्स्ट का और पार्ट जहाँ पे लिख, हाँ क्वेश्चन में क्या था कि भावना, क्या लिखा था क्वेश्चन में? भावना took a pale green substance A in a test tube and heat it over a flame of a burner. हाँ हाँ, क्या फाइन करना है? Sir, a brown color residue B was formed along with the evolution of two gases with burning smell of sulfur. ओके। Sir, identify A and B. तो रिएक्शन को लिख दीजिएगा, और पार्ट ही है, ठीक है, हाँ गुड। ओके, तो उसका कलर तो लिखिएगा ना उसके नीचे, इसका कलर क्या था बेटा? पेल ग्रीन। ओके, और इसका कलर क्या था? ब्राउन। ठीक है, ओके गुड। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये जो दिया बेटा बुक में, एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट इसका रिएक्शन दिया है, राइट द फॉर्मूला एंड देन बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, लेकिन फॉर्मूला लिख के रिएक्शन तो दे ही दिया ना। तो दैट मीन्स नाइट्रेट एंड नाइट्राइट तुम लोग का जो 9th क्लास के बुक में था, टेबल मालूम है ना एटम मॉलिक्यूल्स वाले में? ओके, उसी से करना। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखिए, क्या है सोडियम नाइट्रेट? सोडियम नाइट्राइट लिखो लिखो लिखो, सोडियम नाइट्राइट ऑक्सीजन पूरा लिख दो, बैलेंस कर दो, फिर नंबर भी ले लो। O2 कैसे बैलेंस होगा? तो सोडियम 2 हो गया, 9 2 हो गया, ये 6 हो गया, 6 4 2 6 हो गया, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है ना, तो नंबर भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, ये सब जो एटम मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में जो टेबल दिया उस टेबल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, तभी फायदा ज़्यादा रहेंगे। ओके गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, बताइए क्वेश्चन क्या है? सर इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, इसके सर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया? ऑप्शन ए है इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ऑप्शन सेकंड है इट इज वेरी हार्ड, और ऑप्शन सी है सर इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और ऑप्शन डी है इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्पैक्ट। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी है। तो लिख दीजिए ऑप्शन सी, थर्ड का ऑप्शन सी हो गया। करेक्ट ऑप्शन सी हो गया, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर से भी तुम लोग देख पाते हो कैसे स्ट्रक्चर रहता है, 3 अटैचमेंट रहता है, एक फ्री रहता है, ठीक है ना। ओके गुड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आ जाइए। क्वेश्चन क्या दिया बेटा?
The question was what is the minimum distance between an object and its real image formed by convex lens. कॉन्वेक्स लेंस में इमेज और रियल ऑब्जेक्ट के बीच, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? यस, चलिए शुरू कीजिए। ये तुम्हारा लेंस हुआ, गुड। यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो बराबर रखिए बेटा। F2 क्या थोड़ा लेफ्ट की तरफ ले जाइए, बराबर। तो अच्छा ठीक है बराबर ही है, नहीं डाउट, कोई बात नहीं। हाँ अभी कैसे डिसाइड करेंगे? सर उसके बाद सर जितने भी वो होते हैं क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से रखते देखते हैं, तो यहाँ पे 2F2 से पैर रखते हैं तो फिर यहाँ बनता है इमेज 2F1 रखता है तो 2F2 को बनता है, तो यहाँ पे रखते हैं तो ये आगे चला जाता है, लेकिन जब यहाँ पे लाते हैं तो वो क्या कहते हैं उससे वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। सर तो जब हम ये तीनों बनाएंगे, तीनों जो कंडीशन बनाएंगे, उसके बाद हमको देखने को लगेगा कि 2F2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो तीनों में सेम ही रहे। अच्छा, तो दैट मीन्स हम लोग जब इधर पे डिस्टेंस बना रहे थे बियॉन्ड टू एफ मतलब इंफिनिटी होता, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होना है जो होता है, तो यहाँ पे हो गया, तो जाके वो किधर बनता है? F2 और F2 के बीच में। तो मिनिमम हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि जब मान लो कि हम लोग 2F1 में रखते हैं तो उस केस में क्या बनता है? 2F2 में जाके बन जाता है। ओके, तो मिनिमम कितना होता है? दैट इज 4F। मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? 4F। ओके, ये तुम लोग 12th क्लास में जाके इसको प्रूव भी करना है। ओके, और नहीं तो एक दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रूव भी करा देंगे, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन भी हो जाएंगे। अच्छा ओके, चलिए हाँ बोलिए, क्वेश्चन को रीड कर दीजिए। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या? What would have been the color of the sky if the Earth had no atmosphere? अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या मान लो कलर होता है? स्काई का कलर क्या होता है? हम लोग तो नहीं देख पाते, फिर देख पाते एटमॉस्फेयर नहीं है तो कैसे बचते? बड़ी मुश्किल होता। अच्छा ठीक है चलिए। हाँ, क्वेश्चन मत लिखो, क्या कलर होगा? ब्लैक हो जाएंगे। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ब्लैक हो जाएगा। ओके गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा आ जाइए। सर रीजन पूछोगे, बताओगे? नहीं बता देंगे सर, क्योंकि सर जब एटमॉस्फेयर होता है तो वो एक रिफ्रैक्शन होता है सर। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है, इसके कारण हमें ब्लू लाइट दिखाई देती है। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला। आधी तो वाइट लाइट है ना, वाइट लाइट स्कैटर होती है ना, ब्लू लाइट स्कैटर। नहीं, व्हाइट लाइट जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। ब्लू कहाँ से ला जाएंगे? सन से तो व्हाइट लाइट ही आएगा ना। सन से वाइट लाइट आएगा तो कलर तो वाइट रहेगा ना, हर जगह पे ब्लैक की वजह कैसे हो जाएगा? किसमें? ब्लैक हो जाएगा ना कलर, तो वाइट कैसे? तो हम लोग क्या व्हाइट वाला को देखते हैं? सर जब वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, है ना, कोई चीज का रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो ब्लैक हो जाएगा। नहीं समझ रहे? अच्छा बताते क्या बोला? हाँ उधर लिख दो, थोड़ा सा दिखा दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? कौन सा पाउडर? टेल्कुम पाउडर नहीं। हाँ चल, नेम द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम यूज्ड टू डिसइंफेक्ट ऑफ वाटर। हाँ तो क्या नाम है उसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है, इसे लिखो ब्लीचिंग पाउडर। दैट इज, लिख दीजिए ब्लीचिंग पाउडर, और उसका नाम है, उसका ये है फॉर्मूला। देखो इधर तो ये तो सही होगा, एक बार ब्लीचिंग में ये हट गया, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक, सी कहाँ चला गया? ओह, एक बार तो अच्छा चल कोई बात नहीं, सही। ऐसे तो नहीं कॉपी में गलत आंसर लिखे थे, हमने करेक्ट कर दिया हो। अच्छा ठीक है, आ जाइए, बताइए। में दिया है जो H+ आयन से सर कंसंट्रेशन H+ आयन से सर, उससे सर एसिडिक जो सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ क्या फर्क पड़ेंगे? जैसे H+ आयन बढ़ेंगे तो क्या होगा? सर एसिडिक नेचर सर बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते, एसिडिक नेचर बढ़ेंगे। तो व्हेन H+ आयन इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, लिख दीजिए।
कौन सा डिक्रीज है? H प्लस आयन जब इंक्रीज होगा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। हाँ चलो आज तुम लोग खुश होकर आंसर्स किया, बहुत अच्छा लगा। और दिन ऐसा कीजिएगा बेटा, एक हर बच्चे का फुल मार्क्स आना चाहिए। लगा ना इस तरह का फीलिंग तो हुआ कि सारे चीज एनसीईआरटी बुक से था, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं कर पाया तुम लोग सिलेबस से, लेकिन नंबर भी फुल नहीं आया। इस चीज को ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में आएगा एनसीईआरटी से घुमा फिरा के। कभी कोई सोच पाए थे कि लेंस का जो डायग्राम बनाते थे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा? फिर देखो और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला हो। When the concentration of H plus ion increases, then acidic nature of solution increases and vice versa. ठीक है, ओके गुड, बहुत बढ़िया। सिक्स का फिर सिक्स का और पार्ट हो गया। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन के लिए आ जाइए बेटा। क्या था बेटा एक बार बताइए कि जब मान लो वायर के थ्रू करंट पास कर रहे तब क्या मास चेंज होगा? मास चेंज नहीं होगा, ओके, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन आता है दूसरे इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है ना, क्लियर? बिकॉज वायर उसको इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट के लिए मतलब प्रोवाइड करता है मूवमेंट, है ना? ओके, आ जाइए तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। अच्छा हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या बताइए? सर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज्ड कर्व्स की होती है। क्लोज कर्व क्यों होती है? अच्छा ठीक है। हाँ डायग्राम बनाओ, बिकॉज तुमने जो लैंग्वेज लिखा उससे क्लियर नहीं हो रहा है ना। डॉक्टर नहीं, अभी कंटिन्यूस बनाओ। हाँ तो अभी क्लोज लूप हुआ, और उसको मत बनाओ तो कट कर जाएंगे ना, एक ही बनाओ ना तुम, दोनों बनाने की क्या जरूरत है? ओके, तो आउटसाइड द मैग्नेट it is from north pole to south pole, and inside the magnet is south pole to north pole. That's why it forms a closed loop. Okay, closed curve. Outside the magnet from north pole to south pole, and inside the magnet south pole to north pole. That's why it is making closed curve. Okay, उसको loop भी कहते हैं, ठीक है, loop. Okay, good. क्वेश्चन नंबर 9 में हाँ क्या क्वेश्चन है बेटा? So what is measured by an ammeter? अच्छा एमीटर क्या मेजर करते हो? व्हाट इज मेजर्ड बाय एन एमीटर? हाँ लिखिए। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। ओके गुड। ठीक है, हमारे पास इधर लिख दे, हो गया। इलेक्ट्रिक करंट आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, वो करंट समझ जाएंगे बेटा। हाँ बेटा, क्वेश्चंस क्या है, ये ग्राफ बना हुआ है ना, ग्राफ बना लो, किसने बना? ये जो ग्राफ है इसमें यहाँ पे करंट की बात है, और यहाँ वोल्टेज के लिए बना हुआ है, ये करंट के वोल्टेज दो ऐसा दिया है, दैट इज T1 एंड T2 ऐसा करते हैं। क्वेश्चन में जो बोला है एक बार रीड कर लीजिएगा। In voltage, current VI graph of a metallic circuit at two different temperatures T1 and T2 is shown in figure. Which of the two temperature is higher and why? ओके,
तो देखो हायर भी पूछा, व्हाई भी पूछा, तो इसके मालूम इसे आधा आधा नंबर होंगे। व्हिच वन इज हायर? तो हायर कैसे बोलोगे बेटा? हायर T2 होगा, तो हायर विल बी T2। अच्छा ठीक है, हायर जो है, हायर टेम्परेचर इज T2। ओके, तो वाई का आंसर क्या हुआ? वाई का आंसर बोलिए। भले इस ग्राफ से तो रेजिस्टेंस बनाने के लिए तुमको इसे बनाना पड़ेगा ना। सेम करंट है, तो इसका वोल्टेज यहाँ तक की, इसके वोल्टेज यहाँ तक की है, तो जो V2 इज ग्रेटर देन V1 है ना, तो V2 अपॉन ये वाला को I बोल दिया, सपोज यहाँ से यहाँ तक I बोलना होगा, इसको करंट लिख देते हैं, अपॉन I इज ग्रेटर देन V1 अपॉन I, तो क्या है R2 इज ग्रेटर देन R1 है ना। यही चीज है, दोनों का I सेम है ना, इसका जो V2 है ये वाला V2 लिख देते हैं। ये तुमको डिफिकल्ट लगते हैं तो लिखोगे R इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई I होता है। अभी लिखोगे V2 इज ग्रेटर देन V1, therefore R2 इज ग्रेटर देन R1 रेजिस्टेंस। और तुम्हारे बुक में दिया है जो रेजिस्टिविटी जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और रेजिस्टिविटी के साथ क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, बिकॉज सेम वायर था, लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सब कुछ सेम रहेंगे। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ते तो रेजिस्टिविटी बढ़ते, तुम लोग देखा उसमें 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस करके दिया था। तो इसके बाद जब R2 ग्रेटर देन R1 होगा, T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। ओके, तो मान लो तुम पूरा नहीं लिख पाते हो तो ये लिखोगे जो टेम्परेचर के साथ, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बिकॉज जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा वो हीट अप होने लगेगा। ओके बेटा, एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या है, इसके जो है इस वाला ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, ओके समझ गया। इधर आओ। चल एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, प्रॉब्लम क्या है? हाँ एक्सप्लेन करो। हाँ क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश में जब बोल रहे, हाँ एक पेपर दे दे, आंसर से। हाँ सर क्वेश्चन में बोला है कि सर एक वोल्टेज करंट ग्राफ है, एक मैग्नेटिक सर्किट का, करंट का सही से लिख दो, करंट से ही लिख दो, यू आर ओरिएंट कर, डबल आर कर दो, डबल आर। हाँ 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 ठीक हो गया, आ गया ठीक। तो सर इसमें ये बताया गया कि मतलब ये मैग्नेटिक सर्किट है, इसके दो टेम्परेचर में दिए हैं T1 एंड T2। तो ये पूछा गया कि इनमें से दोनों में से किसका मतलब कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। हाँ तो अभी कौन सी वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा है? सर इसमें T2 का मतलब सेकंड वाला ग्राफ का दैट इज रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर अगर हम यहाँ से मतलब ऐसे अगर ड्रॉ करके पता करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर हमारे पास दो वोल्टेज आएंगे सर, एक तो इसका सेम करंट के लिए ना, Yes, सेम sir. करंट के लिए करंट को फिक्स करेंगे, दो वोल्टेज आ जाएंगे। यस सर। तो फिर सर दो वोल्टेज आने के बाद सर हम लोग मतलब हमें ये तो पता जो होता है जो तुम्हारा कि ओम्स जो लॉ में, resistance- ये सर तो ओम्स लॉ में देखेंगे रेजिस्टेंस R2 ज्यादा है ना, ये सर और ये हम लोग जानते हैं कि कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए होगा। और थोड़ा सा बेटा ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन उल्टा होके आ गया तो उल्टे आंसर आ जाएंगे। किसने मान लो यहाँ पे वोल्टेज कर दिया, यहाँ पे करंट कर दिया, तो अब ध्यान रखना ये वाला आ जाएगा। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना। ओके बेटा, ओके गुड। चलिए ये क्वेश्चन तुम्हारा 12th क्लास में भी आता है, सेम क्वेश्चन। हाँ टेस्ट नहीं दिया तो छूट जाएगा। अच्छा ओके बेटा, ये देखो मतलब ये चीज है, तो यहाँ पे ये T1 है T2 है, तो T1 T2 मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर की बातें हुई, कभी कभार देते हैं कौन सा वाला सीरीज में कौन सा वाला पैरेलल में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं, तो यही वाला क्या होगा सीरीज में होगा, और ये वाला क्या होगा पैरेलल में होगा। मतलब चेंज करके भी पूछता है तो ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ तुम लोग को, ये क्वेश्चन हम पहले कराते नहीं थे, क्योंकि बिकॉज ये सब क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन कीबोर्ड में आ जाते हैं,
अब मान लो कि हमने कुछ क्वेश्चन करा और वही क्वेश्चन पीबोर्ड में आ गया तो तुम लोग को नंबर आने से ज्यादा मिल जाएंगे पीबोर्ड में। तो पीबोर्ड में ज्यादा मिल जाएंगे मान लो कि बिना मेहनत से, तो क्या बोर्ड में कहाँ पे मिलेगा, इसलिए पीबोर्ड सारे खत्म हो जाते हैं तब हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज चालू करते हैं। और देखो कि बोर्ड एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले पीबोर्ड खत्म हो जाता है हर स्कूल में नहीं अलाउड। उसके बाद टेस्ट दे दो, हर दिन तुम्हें इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चंस मिलेंगे हर सब्जेक्ट में। ओके अच्छा, What is the specified function of erythrocytes? एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। आरबीसी जो एरिथ्रोसाइट को जो आरबीसी कहते हैं तो 9th क्लास में था, और जो वो भी दे दिया तुम्हारा 10th क्लास के बुक में, आरबीसी जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ओके ऑक्सीजन, तो इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ओके जैसे मान लो और थोड़ा कभी ऐसा होता है तो ध्यान रखो कि ये जो तुम्हारा एचबी होता है ना हीमोग्लोबिन के साथ वो एचबी बनाते हैं। ओके एक कंपाउंड बनाते हैं और वो क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, तो इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। गुड कंपाउंड एचबी उसको शॉर्ट में लिख देता है। ओके ओके बैठे तो हो गया। नेक्स्ट इज राइट द फंक्शन ऑफ लिम्फ। ओके आ जाए बेटा। हाँ क्वेश्चन क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ लिम्फ। हाँ लिखिए, क्या लिखो, 2 फंक्शन लिख दीजिए, फंक्शंस बोला। हाँ बेटा स्पेशलाइज्ड फंक्शन एरिथ्रोसाइट होता है उसमें बोलता है इन द फॉर्म ऑफ मतलब मिक्स विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर करते हैं। हाँ ये वर्ड लिखा स्पेशलाइज्ड फंक्शन बोला ना, इसके आंसर तुम दोबारा लिखो। मैंने थोड़ा सा इसमें कॉपी चेक करने में मिस्टेक किया। स्पेशलाइज्ड फंक्शन okay, lymph is a fluid tissue and it carries digested fat and some amount of protein and it also carries some blood cells। बेटा ये एक्चुअली थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखते हैं ना, ये फंक्शन नंबर 1 नंबर 2 ये जैसा सभी एक साथ हो गया। इट कैरीज डाइजेस्टेड फैट और इट कैरीज एक्स्ट्रा फ्लूइड है ना, ड्रेन्स आउट एक्स्ट्रा फ्लूइड। ओके पॉइंट वाइज लिखोगे, इट कैरीज डाइजेस्टेड फैट, कहाँ से लिखोगे लिख दोगे और लिखोगे इज ड्रेन आउट एक्स्ट्रा फ्लूइड। ओके और बेटा इसका प्रीवियस आंसर्स नहीं। ओके तुम क्यों बचोगे, लिखो ब्लड सेल्स कैरी थोड़ी ना करते हैं, ब्लड सेल में तो एक्सेस हाँ वो तो जो इसको थोड़ा चेंज कर दोगे, इसका थोड़ा सा पूरा लिखो। हाँ तो उसमें एक्सेस फ्लूइड ड्रेन्स आउट, उसके पॉइंट वाइज लिखो। फर्स्ट का आंसर 11th का आंसर वहां तक तो सही था, पॉइंट वाइज लिखी तो दोनों मिलके एक आंसर हो जाएगा। फंक्शन जब भी कोई फंक्शंस बोलेगा ना तो अलग अलग पॉइंट देना चाहिए, हाफ हाफ करके नंबर दे दे और मतलब तुमने कंबाइन किया तो उसमें एवरेज कर दे। एवरेज कैसे करता है, हाफ प्लस हाफ बाई 2। ठीक है कभी 1 चलता है बाकी नहीं देगा, मतलब हाफ और 1 के बीच में कोई मार्क्स नहीं मिलती है 1.75 वैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज 98 94 तो अभी आउट हो गया ना, 23 से आउट हो गया ना, 98 तो आउट हो गया लेकिन नंबर में 98 आउट नहीं है ना, 94 तो चलेगा नहीं, 98 बंगाल में चलता है, कोई के स्टेट में चल रहा है। अच्छा ड्रेन्स आउट एक्सेस फ्लूइड। ओके गुड ठीक है। ओके 10 का आंसर्स में डिक्टेट कर रहा हूँ, तुम लिख लीजिएगा। अच्छा ओके अच्छा तुम लिखो 10 का आंसर, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। तो लिखिए
टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, to transport oxygen as oxyhemoglobin, oxyhemoglobin ठीक से देखो, हीमोग्लोबिन का स्पेलिंग सही है, एक आएगा, हा आएगा, हा के बाद ई आएगा, है ना, हीमोग्लोबिन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू टिश्यू, फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स वाला, रेस्पिरेटरी टिश्यूज, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टू टिश्यूज। ओके, फुल स्टॉप कर दीजिए। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, सभी को मैंने ये चीज बता देता हूँ, क्योंकि हर दिन जो टेस्ट होगा, आज तो मैंने इसके आंसर्स को चेक करने के बाद तुम लोग को बोर्ड में भी आंसर्स को डिक्टेट करके वीडियो बना दिया कि बाद में भी तुम लोग देख सकते हो, है ना। और नहीं तो कोई बोलेगा कॉपी चेक नहीं हुआ, वो सब बात भी खत्म हो जाएगा, है? और टेस्ट हर दिन एक एक होगा, ओके। एटलीस्ट एक कॉपी चेक करके हम अपलोड कर देंगे, ओके, ठीक है बेटा। और बाद में जब हम लोग के बड़े टेस्ट होगा, इस टाइप का वीडियो कॉपी चेक नहीं हो पाएगा ठीक से, समझे? हाँ,